प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश सेक्शन सी ग्रामर का जो खंड है, इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो खास तौर पे ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें इंग्लिश में विशेष परेशानी जाती है, क्योंकि हम बहुत चुन करके इसमें से जो भाग है ग्रामर का वो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर का खंड बहुत बड़ा होता है और हमारे कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से ग्रामर जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्हें बहुत इसमें समस्या जाती है। तो यदि आज का वीडियो ऐसे सभी विद्यार्थी पूरे अच्छे से देखते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपको पेपर में बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ देखते हैं पहले ही खाली स्थान में यहाँ पर लिखा हुआ विच, हु, वेयर, यानी इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा, है ना। तो इनका पहले थोड़ी सी शाब्दिक अर्थ हम आपको बता दें। हु यानी होता है कौन, और विच यानी हो गया कौन सा, और वेयर यानी कहाँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने का प्रयास कीजिए, आप अपने आप पता लगा लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ही नोज द बॉय खालिस्तान इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, यानी वह जानता है उस लड़के को, खालिस्तान जिसने वेयरिंग यानी पहनी हुई है, ब्लू शर्ट नीले कलर की शर्ट जिसने पहनी हुई है उस लड़के को जानता है वो। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो जो शब्द आना चाहिए या, है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हु। ठीक है, तो इसमें पहले खालिस्तान में आएगा हु। ठीक है, तो यहाँ पर भर लीजिएगा आप, क्या आएगा, हु। अब दूसरी की बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एंड द, इसका प्रयोग करने के लिए। तो अब यहाँ देखिए, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, सिंगुलर नंबर के लिए होता है, पर ए का कहाँ होगा, एन का कहाँ होगा। इसको बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम एक बहुत शॉर्ट में, इतना सारा नहीं बता सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट में एक लाइन में हम नियम बता दें कि यदि कोई भी शब्द का उच्चारण बोल रहे हैं विद्यार्थी, उच्चारण अगर स्वर से होता है तो उसके आगे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। और अगर स्वर को छोड़ करके हिंदी के स्वर, इंग्लिश के ए ई आई ओ, इससे मतलब नहीं लेना है आपको। उच्चारण अगर करते हैं तो उसका उच्चारण अगर स्वर से होता है तो वहाँ एन लगेगा, और अगर व्यंजन से होता है तो ए लगेगा। और द होता है पर्टिकुलर, विशेष आर्टिकल होता है ये। इसका प्रयोग सार्वभौमिक स्थानों के लिए या कोई अद्वितीय चीज़ है उनके लिए, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इस टाइप से। कोई पवित्र ग्रंथ है, पवित्र नदियां हैं, इनके नाम के आगे भी द लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी उपाधि है, पद है, तो वहाँ पर द लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत हमने एक लाइन में इसका नियम बता दिया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, आप खुद बता देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हिज ब्रदर इज खालिस्तान आर जे इन अ लोकल रेडियो स्टेशन। आर जे, आर देखिए, आर जे, आर तो है, क्या है, अल्फ़ाबेट में देखेंगे इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर आप व्यंजन बोलेंगे, लेकिन हमने कहा ना, क्या देखना है आपको, उच्चारण। तो उच्चारण कीजिए, आर आ आया ना, तो आ यानी हिंदी में आया क्या, स्वर। तो स्वर आया, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, स्वर है तो एन आएगा, यानी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा एन। ठीक है ना। तीसरे खालिस्तान में दिया है सम, एनी और मैनी। तो देखिए, मैनी का मतलब हुआ बहुत, सम का मतलब हुआ कुछ, और एनी का मतलब हुआ एक प्रकार से कोई। तो इसके मतलब से आप यहाँ पर खालिस्तान नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सा ये हम बता दें, एक रूल्स जैसे बना करके ले लीजिए। अगर वाक्य में नकारात्मकता का बोध हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा देयर इज़ नॉट, है ना, देयर इज़ नॉट, तो अगर नकारात्मक का बोध हो रहा होगा तो वहाँ पर एनी का प्रयोग होगा अक्सर करके, देखिएगा। तो यहाँ पर आपको लगा देना है, खालिस्तान में आएगा एनी, है ना। विद्यार्थी हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है, कल ही है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है तो टेंस डिपेंड है, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ बताएं हम, यहाँ पर ये 7वें नंबर पे देखिए, 7वें खालिस्तान में देखिएगा, व्हेन आई वाज यंग आई खालिस्तान क्लाइंब ट्री, यानी कि यहाँ पर पास्ट की बात होती है। तो कैन और कुड दोनों क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, यानी हम बता दें कि कैन और कुड
दोनों का प्रयोग होता है सकना, यानी क्षमता को प्रकट करने के लिए होते हैं, लेकिन कैन का ही पास्ट रूप होता है कुड। तो यहाँ पर देखें, व्हेन आई वाज यानी पास्ट टेंस की बात हो रही थी, जब मैं यंग था, ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही थी, तो कैन नहीं आएगा, कैन का पास्ट रूप आएगा कुड। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर क्या भरना है आपको, कुड भरना है, यानी COULD, कुड भर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे फटाक से बन जाएगा ये। हमने बताया ना कि सम और एनी का यहाँ पर प्रयोग करना, तो एनी का प्रयोग कहाँ होता है, अभी आपको याद दिलाए थे कि यदि वाक्य में नकारात्मकता का बोध हो रहा हो और हमें सम और एनी में चयन करना हो तो एनी ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा, आई हैव नॉट, है ना, यहाँ पर आई हैवंट, आई हैव नॉट आ गया, तो यहाँ पर नकारात्मकता का बोध हुआ, तो इसलिए यहाँ पर एनी आएगा, ठीक है। तो 8वें खाली स्थान में आपको भर देना है यहाँ पर एनी। हम टिक कर दें, आप कहो तो ये टिक करते जा रहे हैं, इसमें एनी आएगा। आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए 10वें में लिखा हुआ यहाँ पर, ये 9वां 10वां दोनों एक सा है, मच और मैनी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हाउ खाली स्थान शुगर डू यू टेक इन टी, है ना, यानी कि चाय में आप कितनी शक्कर लेना पसंद करते हैं, इस टाइप से कुछ इसका अर्थ निकला। तो यहाँ देखना है अपन को मच और मैनी, तो अगर गिना जा सके, अब देखिए इसका भी मतलब बहुत होता है, इसका भी मतलब बहुत होता है, तो अगर क्वांटिटी में गिना जा सके 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किया जा सके वस्तु का, तो हम मैनी का प्रयोग होगा। लेकिन जहाँ मात्रा का बोध होता हो, जिन्हें गिना ना जा सके रहा हो, तो वहाँ पर मच का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी ये संख्या बोधक है और ये मात्रा बोधक है। तो यहाँ पर देखिएगा 10वें खाली स्थान में, तो यहाँ पर काय का बोध हो रहा है कि हमको चाय में कितनी शक्कर लेना है, तो शक्कर गिन करके तो नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जब गिन करके नहीं लेना है तो मच, है ना, और गिन करके कोई वस्तु गिनती का बोध हो तो मैं नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, मच, ठीक है ना, क्योंकि मात्रा का बोध हो रहा है, मात्रा का बोध होगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे आप, मच, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने छोड़ दिए थे, आप कर सकते हैं 9वां में, हाउ खाली स्थान स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, यानी कि आज कितने विद्यार्थी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर अब विद्यार्थियों को तो गिना जा सकता है ना, तो विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, तो मैं नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं नहीं आएगा। हमारा प्रयास है विद्यार्थी समझाने का। वैसे मैं मुख्यतः गणित पढ़ाता हूँ, आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए। यदि कहीं कुछ दिक्कत हो रही हो, मेरे से समस्या जा रही हो, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं उन विद्यार्थियों को भी टारगेट करना चाहता हूँ कि जिन्हें इंग्लिश में विशेष समस्या जाती है। तो हमसे जितना कुछ आता है, मेरा सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मुख्यतः टेंस पर वाक्य होते हैं। यहाँ पर आपको टेंस पहचानना पड़ता है। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, तो वहाँ पर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहती है, और SEIS सिंगुलर नंबर अगर करता है तो SEIS लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द अर्थ, है ना, द अर्थ खाली स्थान राउंड द सन, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया वाक्य, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा मूव्स, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में जब कर्ता सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो, तो क्रिया में क्या करते हैं, मुख्य क्रिया में एस या ES लगा देते हैं, तो मूव्स आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आएगा मूव्स। अब यहाँ देखिएगा 13वां क्वेश्चन में गंगा नदी के बारे में बात हो रही है। तो गंगा नदी, है ना, पर्टिकुलर एक नदी का नाम है, पवित्र नदी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द आना चाहिए, ठीक है। 13वां में आएगा द, विशेष आर्टिकल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 14वां में, देखते हैं अरुण इज टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ तो टी आ रहा है, उच्चारण इसका भी स्वर से नहीं व्यंजन से हो रहा, तो आप फटाक से लगाने लगेंगे कि हम यहाँ पर ए लगा देते। नहीं भाई, टेलेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो यहाँ पर ए नहीं लगाना है आपको, यहाँ डिग्री देखना है। टेलेस्ट लिखा हुआ सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड फॉर्म है ना, तीसरा रूप है यहाँ पर। तो यहाँ जब थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता हो, है ना, जैसे गुड बेटर बेस्ट, है ना, इस टाइप से, तो यहाँ इस टाइप से टेलेस्ट लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री अगर आई है तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पर द आएगा। ठीक है, अब देखते हैं विद्यार्थी 15वें नंबर पे। यहाँ पर देखिए ए एन द का प्रयोग करने के लिए आया फिर से, तो लिखा हिज फादर इज MLA। अब आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा। अब इसको देखिए एम लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर ये अंग्रेजी का एम है यानी कि व्यंजन है तो लगा देते हैं ए। नहीं, हमने क्या बताया था, उच्चारण आपको पकड़ना है। उच्चारण में क्या आ रहा है, MLA, एम ए से शुरू हो रहा है ना, तो ए क्या है हिंदी में, क्या है, स्वर है ना, तो स्वर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। जब उच्चारण स्वर से होता है तो वहाँ पर एन आएगा। ठीक है, तो 15वां में आपका आएगा निश्चित तौर पे एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 16 क्वेश्चन भी बता दें। सीन्स और फॉर का प्रयोग करने के लिए, ये भी बहुत सरल है। सीन्स और फॉर का प्रयोग करना हो, निश्चित समय बिंदु के लिए सीन्स का प्रयोग और समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिएगा 16वां में लिखा हुआ दे हैव बीन प्लेइंग हियर खालिस्तान मॉर्निंग। अब वे खेल रहे हैं यानी अभी खेल रहे हैं, तो ये मॉर्निंग की बात हो रही है, तो आज की ही मॉर्निंग की बात होगी ना, तो निश्चित टाइम पीरियड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सीन्स आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सीन्स आएगा। ठीक है, अब अगले में देखते हैं 17वें में। यहाँ लिखा हुआ वी हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज खालिस्तान 3 years। अब यहाँ देखिए, अब कौन से 3 ईयर से, तीन साल से पढ़ तो रहे हैं, पर कौन से 3 साल से ये तो पता नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी 17वें में क्या आएगा, यहाँ पर फॉर आएगा। ठीक है, तो सीन्स और फॉर का प्रयोग यहाँ पर आपने समझा। अब यहाँ देखिए 23वां इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। यहाँ पर इफ़ और अनलेस में से कोई एक शब्द भरना है, तो पहले इफ़ और अनलेस का अर्थ समझ आइए। इफ़ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है ना, तो अब वाक्य में यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर यदि लिख रहे हैं आप, तो क्या ये यदि लिखने में ये वाक्य जम रहा है। देखिए अर्थ निकालने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा खालिस्तान यू वर्क हार्ड, खालिस्तान लिखा है यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो क्या आना चाहिए, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आना चाहिए, इफ़ ही आना चाहिए। तो यहाँ 23वां में यहाँ पर क्या आना चाहिए, इफ़ आना चाहिए। ठीक है, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो यानी इफ़ आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 26वां, यहाँ लिखा भोपाल इज लार्जर खालिस्तान ग्वालियर। भोपाल बड़ा है ग्वालियर की तुलना में। तो भाई जब दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, दो स्थानों की तुलना हो रही हो तो वहाँ पर देन का प्रयोग आएगा, यानी यहाँ पर आप बिल्कुल देन लिख दीजिएगा। क्या आएगा, देन। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भोपाल ग्वालियर की तुलना में, यानी जब तुलना की बात आ रही है तो वहाँ पर देन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ 36वां देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बट एंड और का प्रयोग करना है। तो भाई और यानी होता है या, एंड यानी और, बट यानी किंतु परंतु। ठीक है, अब जब इसका अर्थ आपने समझा तो यहाँ भरने का प्रयास कीजिएगा समझ करके। वर्क हार्ड खालिस्तान यू विल फेल। अब क्या होगा, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम। अब यहाँ पर और लिख देंगे तो कठिन परिश्रम और तुम फेल हो गए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। यहाँ पर क्या आएगा, या। भाई वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, या नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, यानी यहाँ पर और का शब्द आएगा। और आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, और। तो ये 36वां में आएगा यहाँ पर और। अब यहाँ पर देखते हैं 38वां खालिस्तान में, यहाँ पर ए फ्यू, ए लिटिल फ्यू और फ्यू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा नियम जान लीजिए कि जब फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू हो, क्या फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू हो, है ना, यानी फ्यू वाले पार्ट हो ना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू हो, तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्यूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी बहुवचन संज्ञा, बहुवचन नाउन के साथ, जब वस्तुओं को गिना जा सकता है, जब वस्तुओं को गिना जा सकता है, यानी जब संख्या का बोध हो रहा हो तो वहाँ पर फ्यू या ए फ्यू या द फ्यू का प्रयोग होगा। और जहाँ पर मात्रा का बोध हो रहा हो और जब वस्तुओं को गिना ना जा सके और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, तो वहाँ पर लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग होगा। तो फ्यू का प्रयोग कब हो सकता है, जब
कौन सा प्लूरल नाउन हो और जिनको गिना जा सकता है। और लिटिल का प्रयोग कब होगा, जिनको गिना नहीं जा सकता, मात्रा का बोध होगा वहाँ पर होगा। अब देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। वैसे बहुत डिटेल टॉपिक है, यहाँ पर हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम मूल प्रश्न पे चलते हैं। तब देखते हैं 38वां में लिखा है प्लीज स्प्रेड खालिस्तान बटर ऑन ब्रेड, यानी बटर को ब्रेड में प्लीज फैला दो, थोड़ी सा बटर को फैला दो, है ना, मक्खन को फैलाने के लिए बात हो रही है। तो बताइए मक्खन को गिन सकते हैं क्या? आपके कटोरे में मक्खन रखा हुआ है तो वहाँ पर कितना मक्खन फैलाएंगी? मात्रा की बात आ रही ना, गिन करके तो नहीं फैलाएंगे। तो हमने बताया ना, जब मात्रा का बोध हो रहा हो तो क्या प्रयोग होगा, तो मात्रा का बोध हो रहा हो तो काय का प्रयोग होगा, लिटिल का। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा ए लिटिल। ठीक है, और जब संख्या का बोध होता होगा तब वहाँ पर काय का प्रयोग होता होगा, वो होगा वहाँ पर फ्यू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर चूंकि मात्रा का बोध हुआ है तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, ए लिटिल। आप भर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ए लिटिल। विद्यार्थियों देख लेते हैं कंबाइंड द सेंटेंस। इसमें अक्सर करके सो दैट का प्रयोग पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले वाक्य पढ़ते हैं, अपने आप आपको नियम समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम। ठीक है, यानी एक वाक्य ये है और फिर या एक वाक्य यहाँ था इंटेलिजेंट तक। अब आपको सो दैट का प्रयोग करना है, तो ये बहुत ईजी है विद्यार्थियों। क्या करना है, वेरी को हटा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अक्सर करके वेरी देखने को मिलेगा आपको, तो अगर वेरी है तो उसको हटा देना है और यहाँ पर वेरी के स्थान पर क्या लिख देना है, सो। ठीक है, फिर कुछ भी चेंज नहीं करना है और यहाँ पर जहाँ दूसरा वाक्य शुरू हुआ है उसके सामने आपको दैट लगा देना है। ठीक है, और ये लेटर जो लिखा हुआ ही में एच कैपिटल है तो इसको स्मॉल कर देना है, तो इसका उत्तर बन जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि रीराइट द सेंटेंस लिखा है, यानी कमांड सेंटेंस नहीं है, रीराइट द सेंटेंस, यानी इसी वाक्य को एक प्रकार से फिर से लिखना है। तो सो दैट का अर्थ होता है इतना की या ताकि। ठीक है ना, इतना की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ही इज टू, तो टू की जगह पर सो लिख दिए। ही इज सो इल, वह इतना बीमार है कि वह स्कूल जा नहीं सकता, यानी नकारात्मकता का बोध आएगा। तो इसलिए इसका वाक्य कैसा बन जाएगा, देखिए आंसर बन जाएगा ही इज सो, ही इज सो। ठीक है ना, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इस टाइप से हो जाएगा। तो अगर रीराइट करने के लिए आए तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, रीराइट करने वाला एक सेंटेंस और देखते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 19वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है टी इज टू हॉट, मतलब चाय इतनी गर्म है ना, हॉट टू ड्रिंक। तो अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ये वाला जो टू लिखा है यहाँ इस टू की जगह पर सो आ जाएगा, है ना। कैसा आ जाएगा, टी इज सो हॉट, टी इज सो हॉट दैट, अब दैट लगा करके लिखिएगा, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है, यानी देखिए 19वां का कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि द टी इज सो हॉट, सो लगा ना टू की जगह पर, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं एक प्रश्न और आया करता है अनलेस के स्थान पर इफ और इफ के स्थान पर अनलेस लिखने के लिए। तभी तीसरा देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, यूजिंग इफ यानी इफ का प्रयोग करके लिखिए इन प्लेस ऑफ अनलेस, यानी अनलेस के स्थान पर इफ लगाइए। तो एक बात तो आपने समझ लिया कि जहाँ इसमें कहीं अनलेस दिख रहा होगा, ये दिख रहा है तो इसको आपको हटा देना है और क्या लगा देना है, इफ। अब इनका अर्थ हमने बताया था अभी, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो यहाँ पर यदि नहीं शब्द जुड़ा हुआ है अपने आप, अनलेस यानी यदि नहीं। ठीक है, अब यदि नहीं को आप हटा करके केवल यदि भर जोड़ रहे हैं तो इस वाक्य में नहीं तो कहीं करना ही पड़ेगा ना, यानी नकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस तो करना पड़ेगा ना। तो बस वही करना है इसमें भी। देखिए अनलेस को हटाइए, अनलेस को हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, इफ यू वर्क हार्ड। तो अब यहाँ वर्क कौन सा टेंस लगा, टेंस भी पहचानना पड़ेगा। टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सहायक क्रिया क्या होती है उसकी, डू या डज। तो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ यू डोंट, है ना, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी इसका आंसर कुछ इस प्रकार से ये इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। कहने का मतलब अगर आपने
अनलेस के स्थान पर इफ लगा दिए हो तो फिर वाक्य को आप नकारात्मक में बदल दीजिए, ठीक है ना। इतना भर करना पड़ेगा। अभी और बताते हैं आपको। अभी देखिए 21वां में लिखा हुआ है इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब यहाँ पर क्या कहा है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी जहाँ इफ आया है ये इफ की जगह पर आपको क्या कर देना है, रीराइट करके अनलेस लिख देना है। यानी यहाँ पर इफ के स्थान पर अनलेस लिख आइए। आप इतनी सी बात भर तो है नहीं कि इफ की जगह पर अनलेस लिख दिए तो उत्तर सही हो जाएगा। अर्थ समझिए, इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अब आपको यदि को हटा करके यदि नहीं यहाँ लिख देंगे। तो जब यदि नहीं यहाँ लिखा हुआ तो इस वाले नॉट का रोल खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ का ये नॉट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी वाक्य के जो निगेटिव है इसको अफर्मेटिव में लाना पड़ेगा। इतनी सी बात है, नॉट हटा दीजिए। अनलेस को लगाइए तो नॉट हटा दीजिए, सीधी सी बात है। अब नॉट को हटाएंगे तो अपने आप इसकी सहायक क्रिया भी हट जाएगी। यानी इसका आंसर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अनलेस सी कम्स। ये देखिए आप नॉट हटाए ना, तो नॉट हटाने के कारण सहायक क्रिया भी हट गई। डज नॉट जो लगा तो हट गया, तो इफ की जगह पर क्या लगाए अनलेस सी, फिर डज नॉट हट गया, डज नॉट कम्स। कम वहाँ था ना तो एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया एक वचन में लाने के लिए ऐसी एस जोड़ना पड़ता है। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो ये समझ में आ गया आपको। अब एक बहुत सरल बताऊंगा, केवल सो का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना। 10वें में लिखा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। सो का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना। तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। आई एम इल, अब यहाँ पर सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कुछ नहीं। यहाँ पर पहला वाक्य खत्म होता है, वहाँ पर आपको क्या लगा देना है, सो, और लिख देना है। यानी यहाँ पर सो लगा देना है। देखिए कुछ उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, आई एम सो इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इस टाइप से हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, बहुत छोटा सा प्रश्न आ जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंबाइंड सेंटेंस में एक वाक्य डू बस का दे दिया, डू और दूसरा शब्द दे दिया डायरेक्टेड। आपका इसको जोड़िए। तो कुछ विद्यार्थी इसको भी छोड़ करके आ जाते, जबकि तो निर्देश ही में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, डू एज डायरेक्टेड। यानी यहाँ पर एज का प्रयोग करना है, बीच में कुछ नहीं है ना। दो वाक्यों के सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज कहाँ प्रयोग होता है, बीच में। डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया है वैसा करो करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डू एज डायरेक्टेड। इसका आंसर आ जाएगा डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो विद्यार्थी, हमारा प्रयास था कि आप लोगों को जितना संभव हो सके सरल शब्दों में समझाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा प्रयास था कि हमसे जो कुछ हमारे पास है वो आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हों, लेकिन हमारा प्रयास था आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश में विशेष परेशानी की अनुभव करते हैं। तो अब हमें पूरा यकीन है कि आप सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। प्रयास कीजिएगा सभी प्रश्नों को हल करके आने का। आप सफल हों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे सभी का भला हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो पर बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।